गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे क्लास 12th के लिए, जो कि आपका जैक बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक तरह से क्रैश कोर्स के जैसा चलाया जा रहा है, लेकिन ये क्रैश कोर्स का नाम नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आपको एक वीडियो में ही सारा कंसेप्ट बता दिया जाए, लेकिन अगर हम वैसा करते तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी नहीं पढ़े हैं चैप्टर को, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे एक वीडियो में सिर्फ। ठीक है, इसलिए हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि लगातार 3 से 4 वीडियो बनाएं हर चैप्टर के लिए, जिससे हम लोग को क्या हो, जो एकदम नहीं पढ़े हैं उसका भी कंसेप्ट अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे समझ में आ सके, और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनको क्या हो सकेगा, कुछ यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो डिफरेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। चाहे आप इंस्टीट्यूट में पढ़े हो कहीं, या तो फिर आप अपने कॉलेज में पढ़े हो, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तरीका बहुत ही आसान मेथड है, जिससे हम लोग पूरे ये चैप्टर को आसानी से सीख पाएंगे। पहले आप कॉलेज में पढ़े होंगे तो बहुत सारे थ्योरी वगैरह पढ़े होंगे, तब जाकर के ये सब कंसेप्ट समझ में आया होगा, वो भी बहुत ही मुश्किल से। ना आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जा रहा होगा, ना ही आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा रहा होगा, और नाम लिखने का तो भूल ही जाइए। ये सब आपके लिए क्या हो जा रहा होगा, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन मेरे लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद आप ऐसा एहसास करेंगे कि ये सभी चीज़ बहुत ही छोटी चीज़ है, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे लेक्चर्स बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, 4 लेक्चर्स बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज़ों को सीखना है, ताकि कोई कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो वो क्वेश्चन हमसे छूटे ना, और उससे हम लोग पूरी मार्क्स उठा सके। क्लियर है? तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में जो बात किए थे उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक टर्म्स को देखे थे, जिसमें से सबसे पहले देखे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आखिर ये जो पढ़ा जाता है इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले देखे केमिस्ट्री का वह ब्रांच है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट होता क्या है, तो उसके लिए हम बताए थे कि कोई भी कंपाउंड जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहे, तो वो सभी उस प्रकार के जितने भी कंपाउंड दिखाई देंगे वो सभी क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं। उसके बाद देखें कॉम्प्लेक्स साल्ट का रिप्रेजेंटेशन, उसमें देखें कि कौन क्या क्या कहलाता है, जिसमें से देखें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ लिखे हुए रहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी कुछ चीज़ें मिलते हैं। तो जो बाहर होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, उसे बोलते हैं आयोनाइजेबल स्फीयर, और जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसे नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट को डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो वहाँ पर जाने के बाद वो डिसोसिएट होता है, लेकिन डिसोसिएट वही होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए रहते हैं, उन लोग आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन जो हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहता है वो पोर्शन कभी भी आयंस में टूटते नहीं है। क्लियर है माता? तो इसलिए उसको बोलते थे नॉन आयोनाइजेबल, और बाहर वाले को बोलते थे आयोनाइजेबल स्फीयर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग देखे थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन को, तो वहाँ पे देखे एक मेटल मिलता था, उसके अलावा बहुत सारे चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो मेटल को हम लोग सेंट्रल मेटल के नाम से जानेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसके अलावा जितने भी वहाँ पे स्पीसीज दिखाई देंगे वो सभी स्पीसीज को हम लोग लिगेंड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? लिगेंड। और उसके साथ देखें कि लिगेंड के साथ कुछ नंबर लिखा रहता था, जैसे 4, 5, 6 ऐसा करके, तो वो सभी को हम लोग बोलते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते थे? कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड क्या होता है? तो लिगेंड होता है जिसके पास लोन पेयर हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो अपना लोन पेयर किसी दूसरे को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो कोई भी अपना लोन पेयर किसी चीज़ को अगर डोनेट करना चाह रहा है तो वैसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन शर्त यहाँ पे यही है कि लिगेंड तभी बोलेंगे जब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो। कहाँ रहे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहे और फिर भी अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज रहे, या तो फिर उसके पास लोन पेयर रहे, फिर भी उसको हम लोग लिगेंड नहीं बोलेंगे। लिगेंड बोलने के लिए एकमात्र हम लोग को शर्त यह है कि वो कहाँ हो? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोर्शन में रहे। क्लियर है? कल हम लोग बहुत ही विस्तार से इसको देखे थे, कैटेगराइज किए थे कि किसको क्या बोलेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पिछले वाला लेक्चर नहीं देखे पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, बाकी पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, तो वो बताए थे कि किसी भी स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज होता है उसी चार्ज को दिखाता है क्या, वो चार्ज को दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे सेंट्रल मेटल के लिए, क्योंकि सेंट्रल मेटल जो होता है वो हम लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बार और क्लियर कर देते हैं, मेटल यहाँ पे 2 जगह दिखेगा, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी दिखेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी। लेकिन सेंट्रल मेटल उसी को बोलेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। बाहर वाला को ना हम लोग लिगेंड बोलेंगे ना उसको सेंट्रल मेटल बोलेंगे, सिर्फ उसको मेटल बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे, जो भी रहेगा।
लेकिन वही अगर हम लोग को अंदर रहा तो उसको हम लोग लिगेंड का दर्जा देंगे और क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल बोलेंगे। मेटल को मेटल, सेंट्रल मेटल, और बाकी जो भी स्पीसीज रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग लिगेंड बोलेंगे। क्लियर है ना यहाँ पे। चलो उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को भी समझ गए कि किसी भी स्पीसीज के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर सभी को फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल के अलावा। सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, उनका हम लोग को जो कोवैलेंसी होता है या फिर डायरेक्टली उसका समझ आइए कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो टाइम टू टाइम हम लोग को क्या होता है, वेरी होता है। तो वेरी होता है तो उसका कोई फिक्स है नहीं कि उसका +2 होगा कि +3 होगा कि +4 होगा कि कितना होगा। तो इसलिए उसका टाइम टू टाइम वेरी करता है। ये वेरी कब करता है, तो उसके साथ कितना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। तो जितना वहाँ के साथ लिगेंड उसके साथ जुड़ेगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी टाइम टू टाइम वेरी करते जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे, निकालेंगे कि आखिर उसके पास फॉर्मल चार्ज वगैरह आखिर होता कितना। उसके अलावा जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं, जैसे हम लोग एस ब्लॉक का एलिमेंट देख लो, तो उन लोग को हम लोग को जैसे पोटेशियम रहे, सोडियम रहे, चाहे कुछ भी रहे बाहर, तो उन लोग का हम लोग को क्या रहता है। जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर है, कॉपर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसी को हम लोग सेंट्रल मेटल बोलते हैं, इसी के लिए निकालेंगे। तो कॉपर डी ब्लॉक का है तो इसका हम लोग को टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा हमें नहीं पता, तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे कि आखिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में कैसा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करेंगे तो इसका निकालेंगे। यहाँ पर मेटल देख रहे हैं पोटेशियम है और हम लोग को क्या दिख रहा है, आयरन। तो आयरन हम लोग को डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता ही नहीं है कि कितना होगा यहाँ पे। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। लेकिन जैसे हम लोग बाहर वाला मेटल की बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होता है, कौन सा ग्रुप का दिखाई दे रहा है। ये हम लोग को ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। उसी तरह से ग्रुप नंबर 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो ये सब हम लोग को फिक्स होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे लेने वाला नहीं है। तो हम लोग जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले, कैलकुलेट करने वाले हैं, वो किसका निकालेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। कितना होगा हमें नहीं पता, उसके साथ कितना लिगेंड जुड़ा होगा, किस तरह का वहाँ पे बॉन्ड बना है, उसके अनुसार वहाँ पे डिसाइड होता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है, बाकी हम लोग बस यही सब हम लोग बेसिक टर्म्स को देखे थे। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर आखिर होता क्या, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक नंबर है जो हम लोग को बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया गया है। तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को ही काउंट करता है कौन, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है, या तो फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कितना लिगेंड उसके साथ जुड़ा हुआ है, बस। क्लियर है, यही हम लोग को होता था क्या चीज़, कोऑर्डिनेशन नंबर। यह हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने का तरीका हम लोग आगे चल करके देखेंगे विस्तार से, जब हम लोग लिगेंड वगैरह का पूरा चर्चा कर लेंगे तब। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर निकाला कैसे जाता है। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उसी प्रकार से अभी भी हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अभी होगा क्या, जैसे कि लिगेंड वगैरह जो यूज हो रहे हैं उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, वो सारा कुछ हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं होगा। जैसे कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि मान के चले ये कंपाउंड का हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या चीज निकालने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और किसका, अगर कभी क्वेश्चन में सिर्फ बोल दे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो आप हमेशा किसका निकालेंगे, सेंट्रल एटम का ही। समझ में आ रहा है, सेंट्रल मेटल का ही। और अगर इंडिकेट कर दिया कि सेंट्रल मेटल का निकालना है तो बहुत अच्छा बात, नहीं भी किया तब भी आप याद रखिएगा कि जब जब यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात करते हैं तो यहाँ पर किसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेंट्रल मेटल का ही निकालते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिखा, पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। ये कहाँ से आता है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि ग्रुप नंबर 1 का जो भी एलिमेंट होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। तो पोटेशियम के ऊपर कितना होगा, +1 होगा। अब यहाँ पे +1 है पोटेशियम का, एक पोटेशियम का होता है। बताइए यहाँ पे कितना पोटेशियम लिखा हुआ है, 4 गो, मतलब 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, उसके बाद प्लस करेंगे। सभी का हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वल्स करके निकालेंगे, और इसका जो इसके बराबर देखेंगे वो हम लोग x मान लेंगे। अभी बता इसके बाद किसका ले रहे हैं, Fe का निकालेंगे, और Fe का कितना होता है हमें नहीं पता, उसी का तो निकालना है, और जिसका निकालना होता है उसके लिए मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो अभी मान लेंगे x, फिर प्लस ये है हम लोग को Cn होता है साइनाइड और साइनाइड। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होता है यही सब आपको नहीं पता होगा, आगे चल के एक लिस्ट अभी बता देंगे जिससे पता चल जाएगा किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, वो थोड़ा
थोड़ा सा रिमेंबर करने वाला चीज़ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे Cn होता है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो बताइए जितना भी उसके पास चार्ज दिख रहा है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो यहाँ पे बोलेंगे कि उसका कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और कितना है Cn 6 को, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू लिखते हैं, इक्वल्स टू के बाद वही चीज़ लिखते हैं जो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज दिख रहा है। अभी देखो इस पूरे कंपाउंड में कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, एक भी कोई चार्ज दिख रहा है का, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं। अगर पॉजिटिव दिखेगा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, पॉजिटिव जितना भी रहेगा, जैसे +1 रहा तो +1, +2 रहा तो +2, अगर नेगेटिव में रहा तो क्या लिखेंगे -1, -2, -3 ऐसा। मतलब उस कंपाउंड के ऊपर अगर कहीं भी चार्ज दिखाई दे रहा है तो वही चार्ज हम लोग को बराबर के उधर लिखना पड़ता है। क्लियर है। लेकिन अभी देख रहे हैं ओवरऑल कोई भी हम लोग को यहाँ पे चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे =2 के बाद क्या लिखेंगे 0, क्योंकि उसके पास कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दिया। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, x का। अब x का कैसे निकालेंगे, तो 9th 10th में आप समीकरण को खेल चुके हैं, वैसा ही हम लोग लेफ्ट साइड वाला राइट साइड भेज देंगे और निकाल लेंगे। जैसे कि +1 × 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे -1 × 6 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, =0। यहाँ पे x बराबर निकालेंगे, देखो 4 - 6 कितना हो जाएगा, -2, और उधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा +2। तो इसका मतलब समझ गए कि अभी जो Fe के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, +2 होगा। कितना होगा, +2। बस कैलकुलेट कर लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे ये देखिए कुछ चीज़ों का आपको जानना पड़ेगा। जैसे अभी बता रहे हैं कि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये आपको नॉलेज नहीं होगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट पता होगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे को पता नहीं होता कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, हम है ना अभी एक लिस्ट बताएंगे, उससे आप सभी चीज़ को समझ पाएंगे कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मेरे रहते केमिस्ट्री में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अभी सबसे पहले किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल का। अब बताइए सेंट्रल मेटल कौन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल। तभी इसी को निकालेंगे। क्या कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है अभी क्या इस कंपाउंड में, नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, x प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं NH3 होता है अमोनिया, और अमोनिया के ऊपर कैसा चार्ज होता है अब ये पता नहीं होगा। अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया, 0। तो यही सब। अब किसके ऊपर कितना चार्ज होता है यही आपको नहीं पता होगा, डोंट वरी, अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोग को Cn लिए तो Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस। वही जैसा जब NH3 देते हैं तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग चार्ज को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दिया, तो ये कैसा होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो अमोनिया के ऊपर कितना होता है, 0। अब एक अमोनिया का 0 तो 4 को का कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे प्लस, इधर क्या है, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -2। जब भी SO4 को देखेंगे आप, SO4 इसके ऊपर होता है 2-, कितना चार्ज दिखा, -2, तो उसके ऊपर चार्ज भी कितना होगा, -2। मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, -2। अब एक ही को SO4 था, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू, अब बताओ ओवरऑल कहीं भी कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। अब किसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 0 × 4 कितना हो जाएगा, 0, और -2 प्लस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, =0। अब x बराबर करेंगे तो -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2। इसका मतलब हम लोग देखें कि कॉपर के ऊपर अभी कितना चार्ज होगा, +2 होगा। क्लियर है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आसान है, बिल्कुल है। बस अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, यही आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। कोई बात नहीं, अभी सीख जाइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, अच्छा ये इसको कोबाल्ट मत समझिएगा, कोबाल्ट को लिखते हैं C और स्मॉल लेटर में O रहता है, और जब C और O रहेगा तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके लिए अलग चीज़ लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मेटल की बात करेंगे तो मेटल कौन दिखा, निकेल हम लोग को सेंट्रल मेटल है, इसी का निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस CO। अब यहाँ पे देखना है CO जो होता है इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो ये भी न्यूट्रल होता है, इसका मतलब इसके पास चार्ज कैसा होता है, 0। कैसा होता है, 0। अभी आपको नहीं पता है, बाद में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CO के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0, और CO कितना है, 4 को, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्लियर है। अब इज इक्वल्स टू ओवरऑल कितना चार्ज दिख रहा है, कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा 0। अब x बराबर निकालेंगे तो x प्लस 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। अगर x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब इस वाला मॉलिक्यूल में, इस वाला जो कंपाउंड है, इसमें अगर निकल की बात करते हैं चार्ज तो कितना हो जाएगा 0। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किया करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लाएंगे जिसमें कटायन होगा, अनायनिक वाला पार्ट रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग कई एग्जाम्पल को लेकर के सीखने वाले हैं। अभी सिर्फ जानना चाह रहे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर होता क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज होता है वही चार्ज को बताता है कौन, ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कैसे निकालते हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए लगभग फिक्स ही होता है, लेकिन जब हम लोग डी ब्लॉक की सब का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएशन शो करते रहता है। तो वो हम लोग देखते हैं किसी भी कंपाउंड को देख करके उसके साथ कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है, उसी के प्रकार उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे उस कंपाउंड में कितना होगा। क्लियर है आता। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को इसी मेथड से हम लोग निकालना सीखेंगे। अभी हम लोग के सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि सर हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि किसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तरीका तो हमें समझ में आ गया कि कैसे करना है, लेकिन हम लोग को यही पता नहीं चल पा रहा है कि किसके ऊपर कितना चार्ज होगा। टेंशन मत लीजिए, अब हम लोग धीरे धीरे लिगेंड के बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेटल रहेगा ना, जैसे आपके पास ये दिख गया, मान के चलिए मैग्नीशियम, क्या इसके ऊपर चार्ज नहीं जानते हैं, +2, तो ये सब जान जाएंगे। लेकिन आपके पास जब लिगेंड आ जाता है तो लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होता है ये आपको पता नहीं होगा। अब हम लोग उसी को जानना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब धीरे धीरे जान रहे हैं कि लिगेंड का टाइप हम लोग का कितना होता था, 3 टाइप का। सबसे पहले देखें कटायनिक, अनायनिक और क्या होता है न्यूट्रल। अब वो तीनों में से देखेंगे कि कौन कैसा एग्जाम्पल दिखाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, कटायनिक में भी, अनायनिक में भी और न्यूट्रल में भी। तो सभी के बारे में हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या फिर जो हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसका अरेंजमेंट को देखना चाह रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं, अरेंजमेंट को। तो यहाँ पे अरेंजमेंट उसका 3 प्रकार से देखने को मिलता है। अब 3 प्रकार का कैसा, जैसे ये सब जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसका कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर रहा होगा। जैसे मान के चलिए हम लोग लेते हैं H2SO4। क्या लेते हैं हम लोग, H2SO4। इसका जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं ना जी, इस प्रकार से। तो हर एक चीज़ का, जैसे मान के चलिए हम लोग लेते हैं कुछ भी, जैसे CH4 ले लेते हैं, तो इसका भी कुछ स्ट्रक्चर्स होता है। उसी तरह से PCl3 ले लो, PCl5, अरे कई एग्जाम्पल। तो सभी का एक क्या होता है, हम लोग को स्ट्रक्चर्स होता है। उसी प्रकार से हम लोग जब पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट का, तो उसका भी कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर्स रहा होगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो हम लोग 3 तरह का स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब किस प्रकार से, तो सबसे पहला जो हम लोग को होता है वो हम लोग को क्या होता है, तो वो हम लोग को होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर हम लोग देखेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो हम लोग सेकंड देखेंगे वो हम लोग देखेंगे टेट्राहेड्रल। क्या देखेंगे, टेट्राहेड्रल। उसके बाद थर्ड जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। अब यहाँ पे समझना है कि हम लोग के पास जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है वो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। वो किस प्रकार का उसका अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर होता है। और ये स्क्वायर प्लेनर होता क्या है इसके बारे में समझिए। इसमें भी जो हम लोग को लिगेंड रहेगा वो 4 गो लिगेंड जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें भी बात करेंगे तो इसमें भी 4 गो लिगेंड रहेगा। और ऑक्टाहेड्रल में कितना लिगेंड होता है, 6 गो। अब यहाँ पे इन लोग का बॉन्ड किस प्रकार से होता है उसी को पता करना है। ठीक है। स्क्वायर प्लेनर होता क्या है, तो स्क्वायर प्लेनर एक स्क्वायर के जैसा ही हम लोग को दिखाई देता है। क्लियर है। इसी प्रकार से अब इसका कितना कॉर्नर है, 4 गो। कितना कॉर्नर है, 4 गो। तो चारों में से हम लोग को क्या रहता है, लिगेंड रहता है। कौन रहता है, लिगेंड। और बीच में हम लोग को आ जाता है मेटल। कौन आ जाता है, मेटल। अब इसी से सभी को क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कौन करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कौन मौजूद होते हैं, लिगेंड। यहाँ पर कौन होता है, लिगेंड। यहाँ पर भी कौन रहता है, लिगेंड। यहाँ पर भी क्या होता है, लिगेंड। लिगेंड को अभी L से दिखा रहे हैं और मेटल को क्या से दिखा रहे हैं, M से। क्लियर है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, स्क्वायर प्लेनर में। किसमें दिखता है, स्क्वायर प्लेनर में। इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। उसी प्रकार से जब हम लोग देखेंगे कि 4 गो और रहता है, लेकिन उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, तो वो हम लोग को कुछ इस प्रकार से होता है। इधर लिगेंड रहेगा,
यहाँ पे हम लोग को मेटल रहेगा, इधर भी हम लोग को लिगेंड, इधर भी लिगेंड और इधर भी हम लोग को क्या रहेगा लिगेंड। और इन लोग हम लोग को सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इन लोग का जो बॉन्ड रहता है आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बनाता है तो वो एरो दे करके बनाता है। किस तरह से बनाते हैं? एरो दे करके। अरे एरो उधर ही बनता है जिधर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। कहने का मतलब लिगेंड क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। किसको? मेटल को। तो किधर से किधर आ रहा है? मेटल की तरफ आ रहा है, इसलिए एरो को भी किधर दिखाना पड़ता है? मेटल की तरफ। क्लियर है? उम्मीद है ये सब केमिकल बॉडी में हल्का फुल्का तो आपको नॉलेज होगा ही होगा। तो ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर जो बना है टेट्राहेड्रल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। तो एक तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग को बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्राहेड्रल बोलते हैं। एक और देखते हैं जिसमें देखो अब ये दोनों में से देख रहे हैं लिगेंड की संख्या कितना है? 4, लेकिन उसका अरेंजमेंट दोनों में अलग है। एक है स्क्वायर प्लेनर में और एक हम लोग को क्या है? टेट्राहेड्रल में। जब हम लोग को 6 गो लिगेंड जुड़ता है तो वो हम लोग को एकमात्र कैसा बनता है? तो वो ऑक्टाहेड्रल बनता है। और ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? तो वो सबसे पहले स्क्वायर बनाता है। क्या बनाता है? स्क्वायर। और एक ऊपर बनता है और एक नीचे बनता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग को मेटल आ गया। कौन आ गया? मेटल। इसका एक ऊपर बनता है लिगेंड, एक हम लोग को नीचे से लिगेंड जुड़ा हुआ रहता है, एक इधर से लिगेंड जुड़ा हुआ रहता है और एक इधर से लिगेंड जुड़ा हुआ रहता है। एक उसी प्रकार से इधर से लिगेंड रहेगा और एक इधर से लिगेंड रहेगा। अब जब इन लोग को मिलाते हैं तो ये हम लोग को क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्या जो बनता है? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे हम लोग को स्क्वायर दिख रहा है, एक ऊपर से है और एक कहाँ है? हम लोग को नीचे है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो हम लोग को देखो इसमें कितना संख्या है? 6 गो। 1 2 3 4 5 6 गो लिगेंड, इसमें 4 गो, इसमें भी 4 गो। तो 4 वाला 2 प्रकार से दिखाता है, एक टेट्राहेड्रल और एक क्या दिखाता है? स्क्वायर प्लेनर। और 6 वाला क्या दिखाता है? हम लोग को ऑक्टाहेड्रल दिखाता है। अब इन लोग का बहुत सारा विस्तार में हम लोग को पढ़ना था, लेकिन अभी उतना गहराई में हम लोग उतरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग के लिए सफिशिएंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर इसमें कदम रखा जाए तो इसके लिए बहुत लंबा लंबा लेक्चर हमें देना पड़ेगा। तभी इसका और भी टैप नहीं देखेंगे या फिर ये भी नहीं देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल मतलब कौन सा कंपाउंड किस तरह का स्ट्रक्चर शो करेगा। इसका जब हम लोग को समय बच जाएगा, सारा कुछ हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए इसको हम थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं। लेकिन अभी इसका बताना सही टाइम नहीं है, क्योंकि हमें जानना कुछ और है। अगर इसमें कदम रखेंगे तो ये हम लोग को बेनिफिशियल भी नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए और आगे हायर स्टडीज़ के लिए ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी जैक बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग उसमें क्यों कदम रखें? जो हम लोग को ज़रूरत है उसमें हम लोग कदम रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सिर्फ हम लोग को जानना था कि आखिर ये इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, और इसी को अरेंजमेंट को हम लोग पॉलीहेड्रॉन लिखा होगा वहाँ पे नोट्स में। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन का मतलब ही होता है कि उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है उसका स्ट्रक्चर्स में। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलिए, इसके अलावा हमें कुछ जानना नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं लिगेंड के बारे में। किस में आते हैं? लिगेंड के बारे में। चलिए थोड़ा सा वीडियो रोक लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं लिगेंड। ठीक है, लिगेंड का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लिगेंड 3 तरह का हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो न्यूट्रल मिलता है, एक कटायनिक और क्या मिलता है? अनायनिक। अब इन लोग को धीरे धीरे नाम को भी देखते जाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयंस का नाम हम लोग पार्टिकुलर जानते हैं। जैसे NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया। क्या जानते हैं? अमोनिया। H2O को क्या जानते हैं? वाटर। क्या जानते हैं हम लोग? वाटर। लेकिन यहाँ पे कुछ होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे हम लोग को नाम होंगे जो इस कंपाउंड को नाम लिखने समय उसका नाम में थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। जैसे अमोनिया जो हम लोग बोलते थे उसको यहाँ पे अमोनिया नहीं लिखेंगे बल्कि अमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमीन। AMMINE लिखेंगे, अमीन। उसी तरह से वाटर को हम लोग वाटर बोलते थे, लेकिन यहाँ पे वाटर ना बोल करके क्या लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्वा। इसी प्रकार से हम लोग बहुत, जैसे कि Cl-, तो Cl- को हम लोग क्या बोलते थे? क्लोराइड। क्या बोलते थे? क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे क्लोराइड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लोराइडो। क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। जब लिगेंड का नाम हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नाम में कुछ करेक्शन करना पड़ता है, जैसे चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो अनायनिक हो, चाहे वो कटायनिक हो। तो जैसा हम लोग उसका नाम पहले से जानते थे, अब ये भी बताएंगे कि पहले इसका नाम क्या होता था और अब से इसका नाम क्या बोलेंगे। ठीक है, और ये नाम तभी चेंज होगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी लिखेंगे जब वो आयंस, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी, जैसे Cl-,
Cl माइनस को हम लोग क्या बोलते थे, क्लोराइड आयन, क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन। Br माइनस उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड आयन। तो इसी तरह से हम लोग जैसे कि SO4 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। तो अगर यदि ये सारा चीज़ लिगेंड के तौर पर यूज हो, अच्छा लिगेंड कहने का मतलब अगर यही सब आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा रहेगा तो हमें कोई मतलब नहीं, जैसा पहले नाम जानते थे उसी प्रकार से अभी भी नाम उसका लिखा जाएगा। लेकिन यदि वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहे तो उसको लिगेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगेंड। और लिगेंड जब जब कहलाएगा तो उसका जब नाम लिखेंगे तो नाम में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से उसका नाम रखा जाएगा, अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे उसका चार्ट को समझेंगे। सबसे पहले उसका कैटेगराइज को समझिए। जो लिगेंड होता है, लिगेंड 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला हम लोग देखें क्या चीज, न्यूट्रल लिगेंड। क्या चीज देख रहे हैं, न्यूट्रल लिगेंड। उसके बाद देख रहे हैं अनायनिक लिगेंड। उसके बाद क्या दिख रहे हैं, कटायनिक लिगेंड। अगर यदि मान के चलो कोई ऐसा लिगेंड है जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, क्या हो, वैसा लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, तो उसका नाम हम लोग को 2 तरीका से लिखते हैं। 2 तरीका से मतलब जो न्यूट्रल लिगेंड होता है उसका भी 2 तरह से नाम होता है। एक वो नाम होता है जैसा हम लोग पहले से उसका नाम जानते हैं, जैसा उसका पहले से हम नाम जानते हैं और उसी के जैसा अभी भी लिगेंड में क्या होगा, यूज होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी न्यूट्रल लिगेंड है जिसका नाम पहले जो जानते थे वैसा लिखना नहीं है, उसका नाम में कुछ परिवर्तन करना होता है। तो परिवर्तन करना होता है तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे या फिर किसको क्या बोलेंगे, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। मतलब सिर्फ अभी एक चार्ट फ्लो को हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है लिगेंड और इसका नाम हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले देखें कि न्यूट्रल लिगेंड जब होगा तो उसका 2 तरीका से नाम होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे न्यूट्रल लिगेंड का, तो कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड होंगे जिसका नाम हम लोग पहले से जानते हैं, वही नाम अभी भी हम लोग उसका जानेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी हम लोग को है, जैसे बताए ना अमोनिया, वाटर, तो इस सब का नाम, जैसे ये दोनों हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज होता नहीं है, लेकिन इसका नाम जो हम लोग पहले जानते थे वैसा नाम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, कुछ इसका मॉडिफाई करेंगे। जैसे वाटर को एक्वा जानेंगे, अमोनिया को अमीन जानेंगे, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ परिवर्तन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 2 तरीका नाम हो गया, एक नेम्ड एज मॉलिक्यूल, जैसा मॉलिक्यूल का नाम हम लोग पहले से जानते थे उसी प्रकार से, और एक है कि नोट नेम्ड एज मॉलिक्यूल, जैसा उसका मॉलिक्यूल का नाम होता था वैसा यूज करने वाले नहीं है। अब किसमें क्या बोलेंगे अब धीरे धीरे समझेंगे, सभी का एक एक बार कैटेगराइज करेंगे। उसी प्रकार से जब अनायनिक लिगेंड होता है, जैसे आपको बताया ना SO4 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट, क्या बोलते हैं, सल्फेट। सल्फेट में देखते तो लास्ट में हम लोग को क्या आता है, ATE। उसी तरह से Cl माइनस, उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड, क्या बोलते थे हम लोग, क्लोराइड आयन, मतलब IDE लास्ट में आता था। उसी प्रकार से कई एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जिसमें हम लोग को इस प्रकार से क्या होता है, यूज होता है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जैसे जब जब हम लोग को लिगेंड अनायनिक हो, मतलब उसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका नाम हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ता है। मतलब जब लिगेंड हम लोग को अनायनिक रहेगा, अगर वो लिगेंड बन रहा है, क्या बन रहा है, लिगेंड, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो कोई मतलब नहीं है, जैसा उसका नाम होता था वही लिखेंगे। लेकिन अगर यदि वो लिगेंड कहला रहा है, क्योंकि हम लोग कैटेगराइज किसका कर रहे हैं, लिगेंड का, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो उसका लिगेंड बोलेंगे ही नहीं। बात को समझ रहे हैं ना। तो लिगेंड किस कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे ये क्लियर होना चाहिए। कब मेटल बोलेंगे कब सेंट्रल मेटल बोलेंगे ये भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना। और नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते रहता है इससे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब लिगेंड रहे, लिगेंड कब बोलेंगे, बार बार हम बता रहे हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहे उसको बोलते हैं लिगेंड। अगर वो लिगेंड अनायनिक रहा, जैसे एक देखें न्यूट्रल, न्यूट्रल में दो कंडीशन, एक तो जैसा मॉलिक्यूल का नाम होता है वैसा ही लिखेंगे, एक मॉलिक्यूल का नाम में चेंज करेंगे। तो कौन किस में क्या होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी प्रकार से अगर लिगेंड हम लोग को अनायनिक रहा, सर हम लोग पहचानेंगे कैसे? अरे भाई सबसे पहले देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट देखेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी जो लिखा रहेगा अगर इसके पास कोई चार्ज नहीं दिखा तो उसको क्या बोलेगा, न्यूट्रल। अगर उसके पास चार्ज दिखा नेगेटिव चार्ज तो क्या बोलेगा, अनायनिक। जिसके पास कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज दिखा उसको क्या बोलेगा, कटायनिक। क्या इतना सभी नहीं पहचान सकेगा, पहले भी हम बता चुके हैं। तो इसका मतलब जब जब हम लोग को अनायनिक लिगेंड रहेगा, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं Cl माइनस या फिर सिर्फ Cl रहेगा तब भी हम लोग समझ जाएंगे कि उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। तो अगर मान के चलो Cl वहाँ पे लिखा हुआ है तो Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अब क्लोराइड में होगा क्या, यहाँ पे मतलब अनायनिक लिगेंड में जितना भी नाम लिखते हैं उसका नाम के लास्ट में देखना, ये तीन चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, या तो फिर IDE या फिर ATE या फिर क्या मिलता है, ITE। तो यहाँ पर जब ये तीन को जो वर्ड दिख रहा है इन लोग में क्या करते हैं, सो देखो सबसे पहले हम लोग ये तीनों को गायब कर सकते हैं। ये तीनों को गायब करने के बाद वहाँ पे O लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये तीनों को, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ये चीज़ क्लोराइड, क्या चीज़ लिखते हैं, क्लोराइड।
यहाँ पे क्लोराइड में देखते हैं तो IDE मिला, क्या चीज मिला, IDE। ये तीनों को नाम को हटा करके यहाँ पे O लगा देंगे, क्या लगा देंगे, O। तो हम लोग को यही चीज़ क्या बन जाएगा, क्लोरो, क्या बन जाएगा हम लोग को, क्लोरो। देखो IDE को हटा करके क्या लगा दिए, O। तो ये नाम भी हम लोग को चलता है। जैसे कि साइनाइड लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे साइनो भी बोलेंगे, क्या चीज बोलेंगे, साइनो। तो अगर इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो फिर ये वाला अगर जान रहे तो ठीक है, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ रूल कहता है ये कि जब हम लोग देखते हैं जिस नाम में अनायनिक लिगेंड में जब नाम में IDE रहता है, उसका जो लास्ट का E लेटर होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके जगह हम क्या लिखते हैं, O, क्या लिखते हैं, O। जैसे कि अभी ये क्लोराइड में क्या था, IDE था, लास्ट में क्या आया, E को हटा देना और इसके जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, O। तभी क्लोराइड जो हो रहा था, क्लोराइड अब नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, क्लोराइडो। उसी प्रकार से अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे CN, क्या ले लेते हैं, CN माइनस, ये हम लोग को कैसा लिगेंड है, ये हम लोग को अनायनिक लिगेंड है। अगर ये नाम होता, इसका जो पहले जो हम लोग जानते थे इसको हम लोग क्या बोलते थे, साइनाइड बोलते थे, क्या बोलते थे, साइनाइड। अब साइनाइड में देखो इसका दो कंडीशन होता है, या तो फिर IDE या फिर ATE या फिर ITE, ये तीन वो चीज़ अगर रहता है, अगर ये तीनों को हटा करके क्या लगा दो, O लगा दो। जैसे कि अगर ये तीनों दिख रहा है IDE मिला, ये तीनों को गैप कर दो और क्या लगा दो, सिर्फ O, तभी इसका क्या नाम हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइनो। ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर लास्ट वाला सिर्फ E लेटर को क्या करना है, हटा करके उसके जगह हम क्या लगा देना है, O लिख देना है। तो अभी इसका क्या करेंगे, लास्ट वाला सिर्फ हटा रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, साइनाइडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइनाइडो। साइनाइड होता था, E को हटा देंगे और इसके जगह हम क्या लिख देंगे, O। तो हम लोग को इसका नाम इस प्रकार से लिखा जाता है, किसके लिए, अनायनिक लिगेंड के लिए। उसी प्रकार से हम लोग लेते हैं सल्फेट, क्या ले लेते हैं, सल्फेट। जैसे हम लोग ले लेते हैं SO4 -, ये कैसा लिगेंड है, अनायनिक। क्यों, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव। जब इसका नाम लिखा करते थे तो हम लोग जानते थे सल्फेट, क्या जानते थे, सल्फेट। अब बताओ नाम के लास्ट में क्या मिल रहा है, ATE। देखो ATE में क्या करेंगे, E को हटा करके O जोड़ दो तो हम लोग को क्या बन जाएगा, ATO। तभी इसका नाम हम लोग को क्या हो जाता है, सल्फेटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग को, सल्फेटो। E को हटा करके O, ऐसा लिख सकते हो। या तो फिर यहाँ पे ATE को हटा करके डायरेक्टली O लगा सकते हो तो क्या हो जाएगा, सल्फो। तो हम लोग ज़्यादातर में डायरेक्टली तीनों लेटर को गैप नहीं करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, तीनों लेटर को गैप करते हैं। और नहीं तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट का E जो लेटर रहता है उसको हटा करके क्या करते हैं, O। तो आपको कौन वाला प्रीफर करना है, ज़्यादातर आप प्रीफर ये करिएगा, सिर्फ ये रूल को समझ आइएगा कि लिखने का दोनों लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ E लेटर को हटा करके क्या रहेगा वहाँ पे, O। जैसे कि क्लोराइड था तो वहाँ पे क्लोरो नहीं, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्लोराइडो मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लोराइडो। जैसे सल्फेट था, सल्फेट के लिए क्या रहेगा, सल्फेटो रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। साइनाइड रहेगा तो क्या रहेगा, साइनाइडो रहेगा। क्लियर है ना। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, कुछ कुछ चीज़ों को देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ समझे सर अभी तक कि लिगेंड का हम लोग देख रहे थे टैप, और टैप में देखें तो 3 टैप का उसको कैटेगराइज किया गया है, कैटायनिक और क्या चाहिए, अनायनिक। तो जब जब हम लोग को लिगेंड का नाम जब हम लोग लिखा करेंगे तो उसका जो हम लोग पहले से नाम जानते हैं, क्या जानते हैं, नाम, तो उस नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर वो न्यूट्रल लिगेंड रहा तो कुछ कुछ जगह में जैसा पहले होता है वही नाम अभी भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग नाम को क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो कैसे चेंज करेंगे वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। फिर उसी प्रकार से अनायनिक लिगेंड अगर दिखा, वो लिगेंड रहा और वो कैसा रहा हम लोग को, अनायनिक, तो उसका नाम में हम लोग मॉडिफाई करते हैं। जैसे क्लोराइड है तो लास्ट के जो E लेटर होता है उसको हटा देते हैं, चाहे सल्फेट हो गया ऐसे करके, मतलब लास्ट में ITE रहा, चाहे IDE रहा, चाहे ATE रहा, तो सभी में E लेटर को हटा करके उसके जगह हम क्या लगा देना है, O लिख देना है। क्लियर रहेगा ना इतना। उसके बाद आ जाता है कैटायनिक लिगेंड, जिसमें हम लोग को पॉजिटिव चार्ज रहे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज दिखा तो उसमें क्या करते हैं, सफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, NIUM ऐड कर देते हैं। क्या चीज कर देते हैं, I मतलब NIUM हम लोग ऐड कर देते हैं। अब ये सफिक्स होता क्या है, तो ये सफिक्स होता है नाम के लास्ट में, इसको क्या बोलते हैं, नेम के लास्ट में। तो नाम के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो NIUM है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जो भी हम लोग को कैटायनिक लिगेंड रहेगा उसका कुछ ना कुछ तो पहले से नाम होता होगा, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ अपने से क्या कर देंगे, NIUM ऐड कर देंगे, तो वो हम लोग हो जाएगा कैटायनिक लिगेंड। क्लियर है। हालांकि कैटायनिक लिगेंड हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब वो 2 क्या है हम लोग एक एक करके अब क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो ये था हम लोग को क्या चाहिए, लिगेंड का क्लासिफिकेशन, कि कैसा हम लोग को लिगेंड होता है, लिगेंड का कैटेगराइज करेंगे तो किस
इस प्रकार से उसका नाम में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब एक करके जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा लिगेंड है जिसे हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट बना देते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रल लिगेंड का। सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करेंगे, न्यूट्रल, फिर अनायनिक, फिर किसका बात करेंगे, कैटायनिक का। तो जब हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड अगर रहा, न्यूट्रल लिगेंड कैसे पहचानेंगे, तो वैसा लिगेंड जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, उसके पास सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या रहेगा, लोन पेयर। सर लोन पेयर क्यों रहेगा, अरे भाई अगर लोन पेयर रहेगा ही नहीं तो उसको कैसे बोलेंगे लिगेंड, सो बता। चा लिगेंड कैसे बोल रहे थे, लिगेंड उसी को बोल रहे थे जो अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सके। तो जब आपके पास लोने पेयर नहीं रहेगा तो बताओ उस लिगेंड कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। लिगेंड कहलाने के लिए दो कंडीशन, या तो फिर उसके पास लोन पेयर हो या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, तब भी उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। ये सब दिमाग में घुमाते रहना, क्योंकि बार बार फंस जाओगे। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर कुछ वैसा सवाल आ गया तो उसमें हार जाओगे, बात समझ में आ रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बार बार इसको बार बार आपके सामने रिपीट करके दिखा दिया जाए, ताकि वो सभी क्वेश्चन जितने भी आंसर है वो बार बार दिमाग में रन करते रहे, ताकि कैसे सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड में देखें सर इसका नाम दो तरीका से होता है। एक तो जैसा उसका नाम पहले से हो रहा था वही नाम हम लोग क्या करेंगे, दोबारा यूज करने वाले लिगेंड के तौर पर भी। लेकिन एक कंडीशन एक और भी था, जिसमें जैसा हम लोग नाम पहले से जानते हैं वैसा नाम उसमें नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कुछ मॉडिफाई नाम यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि जैसा मॉलिक्यूल का नाम होता था वही नाम हम लोग क्या करेंगे, इस मतलब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट का, तो उसमें भी क्या करेंगे, वही नाम को यूज करने वाला है। तो क्या क्या हम लोग को सामने, तो देखो केस नंबर 1 जो नेम्ड एज मॉलिक्यूल, जैसा नाम होता था मॉलिक्यूल का उसी प्रकार से अभी लिगेंड का नाम यूज होगा। जैसे कि कहीं अगर आपको PY दिखा, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको काम करना है। जैसे पीछे जितना भी चीज़ था वहाँ पे याद करने के लिए नहीं बोले, लेकिन आप अगर हमसे भरोसा रखते हैं तो जहाँ जहाँ हम याद करने के लिए बोलेंगे उसको याद कर लेना है। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में अंदर फंसने लगेगा। और अगर यही सब चीज़ अगर आपको याद नहीं होगा, कैसे याद करना हम सारा कुछ बताते जाएंगे, बहुत ही ईजिली सारा कुछ याद हो जाएगा। लेकिन अगर यदि ये सब याद नहीं करते तो आपसे कुछ नहीं बनेगा, ना कोऑर्डिनेशन नंबर निकल पाएगा, ना नाम लिख पाएंगे, ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ नहीं आपसे हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जितना इंडिकेट करते जाएंगे उसको आप फॉलो करते जाइएगा। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे 3 वो एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल को आपको समझ जाना है पूरा एकदम, हमेशा सोते जागते हमेशा ये दिमाग में आपको घूमते रहना चाहिए। सबसे पहले देख रहे हैं कि कभी भी अगर नाम के समय जैसे कभी भी इस प्रकार से लिखा हुआ है और यहाँ पर दिख गया PY, क्या चीज़ दिख गया, PY, तो PY का मतलब होता क्या है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे PY है, लेकिन PY का मतलब क्या होता है, पैरिडीन होता है। क्या होता है, पैरिडीन। तो PY भी लिखा रहेगा या तो फिर उसके सामने ये फॉर्मूला लिखा रहेगा। अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है C5H5N, या तो फिर ये स्ट्रक्चर्स कहीं स्ट्रक्चर्स रखा है तो वहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन अगर ये फॉर्मूला दिखा या तो फिर PY रहा तो उसका मतलब या फिर उसका नाम जो होता है वो क्या होता है, हम लोग को पैरिडीन होता है। क्या होता है, पैरिडीन। तो ये पैरिडीन क्या दिखाता है हम लोग को, PY। क्या दिखाता है, PY। कहीं भी अगर जिंदगी में PY दिखा इसका मतलब वहाँ पर समझ जाना कि उसका मतलब क्या होता है, पैरिडीन। पैरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5 और क्या होता है, एक नाइट्रोजन। और उसका अगर स्ट्रक्चर्स को पूछ दिया जाए तो स्ट्रक्चर्स क्या होता है, देखो एक जैसे बेंजीन छापता है ना उसी प्रकार से बेंजीन छाप रहा है। चलो फिर से छाप के दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन छापता है तो उसमें क्या करता है, 6 को ऐसा करके बनाता है। क्लियर है। अब उसमें जो करता है, अब ये जो देख रहा है लास्ट वाला, कहीं भी एक को क्या करना, उसको मिटा देना कार्बन को, और यहाँ पे क्या लगा देना, नाइट्रोजन। क्या लगा देना, नाइट्रोजन। अब जैसे बेंजीन में क्या करते थे, एक को बॉन्ड छोड़ करके डबल बॉन्ड देते थे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देंगे, इधर डबल बॉन्ड सिंगल, उसके बाद डबल, फिर क्या हो जाएगा, डबल। और इसके पास नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड बना सकता है, ये 3 को, तो 3 को यहाँ पे बना हुआ है। और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करते हैं तो 5 होता है, जिसमें से 3 को बॉन्ड बना लिया, तो अभी कितना बचा होगा, 2। तो 2 मिल करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसी को बोलते हैं लोन पेयर। क्या इसके पास लोन पेयर दिखाई दिया, बिल्कुल। अरे लोन पेयर है तभी तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये डोनेट करेगा लोन पेयर, तभी तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिगेंड बोल रहे हैं। तो कभी भी क्या ये हम लोग को लिगेंड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर। और ये कैसा हम लोग को लिगेंड है, सर इसके पास कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा, इसलिए ये कैसा हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड है।
क्लियर है। और जब भी इसको बोलते हैं PY तो उसको नाम क्या होता है, पैरिडीन, या फिर उसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा C5H5N, और उसका स्ट्रक्चर्स को याद रख लीजिएगा कि इसी प्रकार से उसका स्ट्रक्चर्स बनता है, और यही लोन पेयर सेंट्रल मेटल को क्या करता है, डोनेट करता है। बात को समझ रहे हैं। तो ये हम लोग को नाम यहाँ पे याद कर लेना पड़ेगा, बहुत जगह हम लोग को यूज हो जाता है डायरेक्टली नाम लिखने समय। क्लियर है। हालांकि अभी सिर्फ इसको रिमेंबर कीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करते करते इतना सारा एग्जाम्पल आप लोग के सामने करवाने वाले हैं कि खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपने तरफ से अभी एफर्ट जरूर डालिएगा, क्योंकि आगे चल के फिर समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही सब याद रहेगा तभी आप नाम लिख पाएंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे थे, लेकिन वो सभी हम यहाँ पे नहीं लिखवा रहे हैं, वही लिखवा रहे हैं जो हम लोग को ज़्यादातर यूज होता है। क्लियर है। चलिए, अब कभी भी अगर हम लोग को PH3P लिखा, क्या चीज लिखा हो, PH3P, तो PH3P का मतलब क्या होता है सो समझिए। उसका नाम पूरा होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्या होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ये जो 3 है लिखा हुआ, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, और PH के लिए हम लोग लिखते हैं फिनाइल। फिनाइल बताता है कि वहाँ पे बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। और उसी तरह से जो फास्फोरस है, फास्फोरस को यहाँ पे दिखा रहा है फॉस्फेट। इसका जब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है, फास्फोरस, फास्फोरस दिखती है। फास्फोरस के साथ कितना हम लोग को बेंजीन दिख रहा है। PH का मतलब क्या होता है, बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। तो बेंजीन कितना जुड़ा हुआ है, 3 गो, तो यहाँ पे बेंजीन कितना जोड़ दिया, 3 गो। अब बताओ कि फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है, 3 गो। और फास्फोरस के पास देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। तो 3 गो यहाँ पे बॉन्ड बनाने में चल गया, तो अभी बच्चा कितना होगा, 2 गो। तो 2 गो बराबर क्या हो जाता है, एक लोन पेयर। तो अभी यही लोन पेयर क्या करता है, सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और कैसा लिगेंड है, हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड है। क्यों, क्योंकि इसके पास हम लोग को कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है। ये PH का मतलब क्या होता है, बेंजीन। PH का मतलब बेंजीन होता है। क्लियर है ना। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि PH3P कभी भी यूज हुआ तो इसका मतलब होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। और अभी के लिए हम बता दे रहे हैं, हालांकि आपको याद तो कर लेना है, क्या गारंटी कौन सा कहाँ पे हम लोग को यूज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग को यूज होने वाला है वो ये यूज होने वाला है। क्लियर है। ये उतना हम लोग को यूज नहीं होने वाला है, और फिर ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अब ऐसा नहीं कि ये हम लोग को भूल जाएंगे, अरे सीखने में क्या जाता है, क्योंकि इस प्रकार का मॉलिक्यूल हम लोग को देखने को मिल सकता है, कंपेटिटिव में तो मिल ही जाता है, लेकिन क्या गारंटी आपका भी बोर्ड एग्जाम में दे दिया, तो इसलिए इसका नाम थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा, कोई टफ तो है नहीं। उसी प्रकार से थर्ड में हम लोग को है कि कभी भी अगर EN दिखा, क्या चीज़ दिखा, EN, तो EN का मतलब होता है पूरा इथाइलिन डाइअमीन। क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन। अब इथाइलिन डाइअमीन का क्या होता है, सो देखिए, इथाइलिन का मतलब होता है 2 गो कार्बन। क्या होता है, 2 गो कार्बन। तो 2 गो कार्बन यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो अपने अनुसार लगा ही दीजिएगा। उसके बाद डाई का मतलब क्या होता है, 2, और अमीन का मतलब क्या होता है, NH3। क्या होता है, NH3। तो यहाँ पर NH3 तो पूरा लगेगा नहीं, क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो कार्बन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन रखेगा, एक इसके साथ बना लेगा कार्बन के साथ। मतलब 2 जगह हम लोग को क्या जुड़ेगा, NH2 जुड़ेगा, और कितना कार्बन रहेगा वहाँ पे, 2 गो। तो सारा कुछ देखो इस नाम में ही हम लोग को इंडिकेट कर देता है। डाइअमीन मतलब 2 गो, वहाँ पे क्या होगा, NH2 लगा हुआ रहेगा, किसके साथ, इथाइलिन के साथ। इथाइलिन का मतलब होता है 2 गो कार्बन, तो बीच में 2 कार्बन, और दोनों कार्बन के साथ दोनों तरफ क्या रहेगा, NH2 लिखा हुआ रहेगा। तो इसी को हम लोग मतलब इथाइलिन डाइअमीन बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखता है, EN। तो आपको भी इतना सारा फॉर्मूला लिख करके या फिर नाम नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्टली आपको क्या रहेगा वहाँ पे, EN लिखा रहेगा। क्या चीज रहेगा, EN। तो EN कभी भी आपको दिख गया तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे किसका जिक्र कर रहा है, इथाइलिन डाइअमीन। अभी सब देखिए हम लोग क्या चाहिए, PY का मतलब क्या होता है, पैरिडीन। क्या होता है, पैरिडीन। उसी प्रकार से EN कभी भी यूज हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो समझ में आइए। अच्छा, यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे कितने लोन पेयर दिख रहे हैं, 2 गो। क्या दिख रहे हैं हम लोग को, 2 गो। क्लियर है। स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा, स्ट्रक्चर्स याद रहता है तब हम लोग एक मुकाम तक हासिल कर पाते हैं, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाते हैं। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में नहीं घूम रहा होगा तब वहाँ से आपको डेंटिसिटी का मतलब नहीं समझ में आएगा। डेंटिसिटी क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे जब हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे तब। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा कि आखिर इसका स्ट्रक्चर्स होता क्या। पैरिडीन का स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से होता है, इसके पास कितना लोन पेयर होता है, एगो। उसी प्रकार से जब इथाइलिन डाइअमीन का बात करते हैं तो इसके पास इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, लोन पेयर कितना होता है, 2। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का तो वहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से होता है, लोन पेयर कितना होता है, ए। तो इतना आप याद कर लीजिएगा। चलिए
कभी भी अगर ये तीनों यूज हुआ तो इसका नाम हम लोग को यही होता था पहले भी, और अभी भी नाम क्या यूज करेंगे, यही यूज करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया नेम्ड एज मॉलिक्यूल, कि जब भी न्यूट्रल लिगेंड रहेगा अगर ये सब एग्जाम्पल मिला तीनों, तो इसका नाम में कोई भी मॉडिफाइड नहीं करते हैं, इसका जैसा नाम पहले होता था वही नाम अभी भी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका केस नंबर 2। जैसा कि न्यूट्रल लिगेंड पढ़ रहे थे, न्यूट्रल लिगेंड में देखे कि जिसका नाम हम लोग जैसा पहले जानते थे वही हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका हम लोग क्या क्या था, 3 एग्जाम्पल था, तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब वैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड होगा, लेकिन उसका जब नाम लिखेंगे तो जैसा हम लोग पहले जानते थे वैसा नाम हम लोग यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह में दूसरा नाम यूज करेंगे। अब कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो हम लोग देखते हैं NH3, H2O, CO और क्या देखेंगे हम लोग, NO देखेंगे। क्लियर है? तो जब ये तीनों चारों का जब बात करते हैं तो इन लोग का जो ओरिजिनल नाम होता था पहले जो हम लोग जानते हैं वो क्या क्या होता है। जैसे NH3 को हम लोग क्या बोलते थे, अमोनिया। H2O को क्या जानते थे, वाटर। CO को क्या जानते थे, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी प्रकार से NO को क्या जानते थे, नाइट्रोसो। ये हम लोग पहले नाम जानते थे, क्या जानते थे, पहले नाम। लेकिन जब इसका हम लोग ट्रीट करेंगे लिगेंड के जैसा, कैसा ट्रीट करेंगे, लिगेंड के जैसा, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करेंगे तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। जो ये सब नाम होता था अभी ये सब नाम नहीं बोलेंगे, बल्कि इसके सामने हम लोग ये सब नाम बोलेंगे। कभी भी NH3 रहेगा तो NH3 को अमोनिया नहीं बोलेंगे, बल्कि उसका नाम क्या हो जाएगा, अमीन। और अमीन में देखेंगे डबल M लगता है, क्या लगता है, डबल M। जैसे अमोनिया में डबल M लगता है उसी प्रकार से इसमें भी क्या लगता है, डबल M, AMMINE। क्लियर है यहाँ तक? जैसे एक अमीन अलग होता है, अमीन क्या होता है, जैसे कि ये वाला RNH2, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अमीन। तो इसके लिए जब नाम लिखते हैं ना तो उसमें अमीन इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये अलग चीज़ है। और ये वाला अमीन अलग चीज़ है। NH3 वाला और यहाँ वाला जो कार्बन के साथ NH2 रहता है उसको अलग कहानी बोलते हैं। क्लियर है? ये दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। तो अमीन का नाम जब जब मतलब NH3 को जब जब नाम लिखेंगे तो अमोनिया नहीं, अब इसको क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। क्या जो बोलेंगे, अमीन। ये होता था उसका ओरिजिनल नाम, लेकिन अब इसका हम लोग यूज करने वाले नहीं है। अब कौन वाला यूज करेंगे, ये वाला। क्या बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से H2O को हम लोग जानते थे वाटर, लेकिन अब वाटर को भूल जाएंगे, वाटर अब नहीं बोलेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में उसको क्या बोलेंगे, एक्वा। कभी भी वाटर दिखेगा तो उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्वा। क्या बात समझ में आ रहा है ना? चलिए उसी प्रकार से जब CO रहेगा, CO का नाम हम लोग जानते थे कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड पहले जानते थे, लेकिन जब ये लिगेंड बन गया तो लिगेंड के समय इसको इस नाम से नहीं जानेंगे, बल्कि हम लोग क्या जानेंगे, कार्बोनैल। क्या जानेंगे, कार्बोनैल। तो इसका नाम हम लोग कार्बोनैल के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार से NO को हम लोग बोलते थे नाइट्रोसो। क्या बोलते थे, नाइट्रोसो। लेकिन अब यहाँ पे नाइट्रोसो ना बोल करके क्या बोलेंगे, नाइट्रोसैल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसैल बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग को ये 4 एग्जाम्पल को याद कर लेना है, 4 को यहाँ से और 3 को पीछे वाला से। कितना टोटल हो गया, 7 को। ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो न्यूट्रल लिगेंड का यूज होगा, न्यूट्रल लिगेंड में देखिए 7 को हम लोग यूज होने वाला है। क्या क्या यूज होने वाला है समझिए, एक बार में सारा कुछ रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखे थे यहाँ पे PY, और PY का मतलब होता था पैरिडीन। क्या होता था, पैरिडीन। इसका नाम आप जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे था हम लोग को PH3P, इसका हम लोग क्या देखे थे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या था, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। उसी प्रकार से अब 3 वाला में हम लोग देखे थे क्या चीज़, तो यहाँ पे था EN, और EN का मतलब था इथाइलिन डाइअमीन। क्या था, इथाइलिन डाइअमीन। अब इन लोग का नाम में कोई दिक्कत नहीं था, जैसा हम लोग जानते थे वही हम लोग लिख दिए। लेकिन चौथा में से देखे तो सबसे पहले अमोनिया देखा। क्या चीज़ दिखा, अमोनिया। तो ये NH3 जो दिख रहा है, NH3 को अमोनिया जो बोलते थे, अब अमोनिया नहीं, अमोनिया की जगह क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। अब इसको याद रख लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखें जब H2O का कहानी, तो H2O को वाटर बोलते थे, लेकिन अब वाटर नहीं, वाटर की जगह हम क्या बोलेंगे, अब एक्वा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्वा। स्पेलिंग देखते जाइएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखें CO को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते थे, अब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, अब हम लोग उसका क्या यूज करेंगे, कार्बोनैल। क्या यूज करेंगे, कार्बोनैल। उसी प्रकार से लास्ट में हम लोग देखें NO को बोलते थे नाइट्रोसो। क्या बोलते थे, नाइट्रोसो। लेकिन अब इसका नाइट्रोसो ना बोल करके अब क्या बोलेंगे, नाइट्रोसैल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाइट्रोसैल। उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या कैसे हम लोग को याद करना है। सबसे पहले नोट्स तो बनाइएगा, नोट्स में सारा कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। PDF को वहाँ पे देख ही रहे होंगे,
अरे जाकर के डाउनलोड तो कर लियो ना पीडीएफ। कैसे जुड़ना है, टेलीग्राम में जा लेना, लिंक नहीं मिल रहा है नीचे कमेंट करना, या फिर कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अरे कहीं भी जाकर के ढूंढोगे लिंक मिल जाएगा तुमको टेलीग्राम में। क्लियर है? तो वहाँ पर जाने के बाद टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के वहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। जिस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं पूरा एकदम डिट्टो वहाँ पे लिखा गया, टेंशन मत लेना। बस वहाँ पे हो सकता है कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना, हो सकता है थोड़ा मोड़ा, हालांकि हम चेक कर लेंगे क्योंकि वो नोट्स मेरा लिखा हुआ नहीं है, पढ़ाए तो हम ही हैं, लेकिन वहाँ पे लिखने वाला मेरा कोई स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट का हैंड राइटिंग है, तो हो सकता है कहीं कहीं कुछ करेक्शन मिलेगा, तो अगर कहीं करेक्शन रहेगा तो उसको हम सुधार दिया करेंगे। ठीक है, तो हम देखें नहीं पूरा चेक करके, लेकिन उम्मीद है कि हम जैसा लिखाएं वही जैसा वो भी लिखा है। ठीक है ना? चलिए, तो नोट्स में ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब T2 और यहाँ पे तो हम समझा ही रहे हैं ना, तो अगर कहीं कन्फ्यूजन रहेगा तो यहाँ पे देख करके तो समझ ही सकते हो, लेकिन नोट्स वही लग प्रीफर करो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना समय नहीं है कि हम फिर से अपने हैंड राइटिंग से आपको भेज सके, इसी चलते स्टूडेंट का ही वहाँ पे पीडीएफ बना दिया और उसी को वहाँ पे सेंड कर दिया। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कोई ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा। वो नोट्स मेरा ही है, टेंशन मत लो, बस खाली लिखने का वो स्टूडेंट का है। ठीक है, तो ये सब जो चार्ट अभी तक बताएं, ये चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। सर ज़्यादा तकलीफ तो है नहीं, अरे है क्या तकलीफ? देखो कितना छोटा छोटा एग्जाम्पल है, सभी को NH3 नहीं जानता था, सो बताओ ना। NH3 को जानता था ना, अमोनिया। अमीन जानना। H2O को नहीं जानता था क्या? H2O को जानते थे वाटर सर, अब क्या जानेगा? एक्वा। NO को नहीं जानता था, नाइट्रोसो, अब उसको क्या जानेंगे? नाइट्रोसेल। CO को नहीं जानता था, कार्बन मोनोऑक्साइड, जानता था, तो अब उसको क्या जानेंगे? कार्बोनैल जानेंगे। क्या जानेंगे? कार्बोनैल। खत्म। उसी प्रकार से EN नहीं जानते थे, PH3P को नहीं जानते थे, और किसको नहीं जानते थे? PY को नहीं जानते थे। अब 3 को खाली याद ही करना है। PY को क्या बोलते हैं? पैरिडीन। EN को क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइअमीन। स्ट्रक्चर्स को देखते रहना बार बार। उसके बाद PH3P को क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फेन बोलते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लिखने का और भी एग्जाम्पल था, लेकिन वो हम लोग के लिए ज़रूरत नहीं है। हम लोग को वहाँ से क्वेश्चंस कभी भी पूछा नहीं जाता। NCERT का बुक का जितना भी सवाल है यही सबसे हम लोग को बन जाता है, तो एक्स्ट्रा पढ़ के क्या फायदा? समझ में आ रहा है? NCERT से बाहर सवाल नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये हम लोग को हो गया न्यूट्रल। अब धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे हैं एनायनिक लिगेंड का, उसके बाद बात करेंगे कैटायनिक लिगेंड का। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अनायनिक लिगेंड का नाम। ठीक है, अनायनिक लिगेंड में क्या देखते थे कि नाम के लास्ट में जो IDE या फिर ITE या फिर ATE रहता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, तो E लेटर को हटा करके वहाँ पे क्या लगा देते हैं? O लेटर। बस हम लोग को नाम वही हो जाता है। अब जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, वहाँ पे चार्ट आपका बनाया गया है कॉपी में, उसको आपको याद कर लेना है। अब यही सब याद नहीं रहेगा तो आगे चल के गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, 2-3 बार लिखने की प्रयास कीजिएगा कॉपी में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बार बार देख के पहले, सबसे पहले क्या कीजिएगा? देख करके याद कीजिएगा। देखो, याद करने का तरीका आप लोगों को सिखा दे रहे हैं। सबसे पहले जब याद नहीं होता है, कैसे नहीं याद होता है? जब हम लोग देख देख करके सिर्फ पढ़ते रहते हैं, वैसे याद नहीं होता है। जैसे ये चार्ट को 1-2 बार पूरा देख लीजिएगा, जितना मन भर देखना है, जितना बार देखना है उस तरह से देख लीजिए। उसके बाद रफ कॉपी निकालिए, उसको क्या कीजिए? देख देख करके लिखिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जब तक आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए पहले लिख लीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कीजिएगा? एक बार बिना देखे लिखिए, बिना देखे लिखिएगा। जैसे मान के चलिए अभी 15 को यहाँ पे लिस्ट बनाए, 15 में से हो सकता है 5 एक आप बना पाएँ, 5 एक का नाम जानेंगे, लेकिन 5 को तो आपने से जान गए ना। फिर एक बार 2 बार देख करके लिखिए, उसके बाद फिर से लिखने की कोशिश किया, 5 वाला तुरंत 8 हो जाएगा, मतलब 3 को फिर बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से प्रयास कीजिएगा, तो 10 बार 12 बार ऐसे अगर आप प्रयास कीजिएगा तो आपका पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। और होगा क्या? सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने से वैसा याद होता नहीं, रटने से होता नहीं है। उसको जब प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, तो वो तुरंत दिमाग में छप जाता है, अच्छा इसका ऐसा ही होगा, इसके ऊपर इतना चार्ज होता है। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। चार्ज आप यहीं से पता चलेगा। जैसे कभी भी हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पर लिख देंगे C2O4, सिर्फ ऐसा। अब इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये अलग एक लिगेंड है जिसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो। अब ऑक्जेलेटो के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। कितना होता है? -2। कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे है कि नहीं, इसके ऊपर चार्ज कितना है? -2। तो इसके ऊपर जितना चार्ज दिख रहा है, सभी के ऊपर देख सकते हैं, सभी के ऊपर आपको चार्ज दिखाई देगा। अब जितना जितना उसके पास चार्ज दिखाई दे रहा है, वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। वही चार्ज को हम लोग वहाँ पे क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने समय याद होगा। अब जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन क्या होता है, किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो फिर वहाँ पर जाके फंस जाएंगे। आपसे ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि उसका नाम लिखना आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो कहाँ स्टूडेंट फंसते हैं, वही चीज़ बता रहे हैं। बार बार यही लिस्ट को याद नहीं रख पाते हैं स्टूडेंट, जिसकी वजह से आगे चल के पूरा एकदम कचड़ा कर देते हैं।
ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इसको याद कर ही लेंगे। देखिए सबसे पहले Cl माइनस Br माइनस, उसी तरह से F माइनस I माइनस। अरे तो भाई फ्लोरीन को क्या बोलेंगे, फ्लोराइड बोलते थे, तो यहाँ पे फ्लोराइड की जगह हम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। Br के लिए क्या लिखते थे, ब्रोमाइड, तभी क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। बात समझ में आ रहा है। आई के लिए क्या लिखते थे, आयोडाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडाइड, मतलब आयोडाइडो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन ब्रोमीन जो भी रहता है हैलोजन, उसको दो तरीके से नाम लिखते हैं। एक तो क्लोराइडो, लास्ट में खाली ई को हटा करके ओ लगा दिए, या तो फिर बोले थे नहीं कि तीनों लेटर को हटा करके उसमें सिर्फ क्या लगा दो, ओ। क्लियर है। तो ये नाम बहुत कम यूज होता है, ये ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है। तो दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। कभी अगर मिस्टेक से वहाँ पे नाम में लिखा हुआ है तो वहाँ पे घबराना नहीं कि ये भी रूल होता था। O2 माइनस, हालांकि ये हम लोग को ज़्यादातर यूज होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं O2 माइनस को ऑक्साइडो। क्या बोलते हैं, ऑक्साइडो। ये अगर याद भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको क्या याद करना है, ये दोनों तो एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है नहीं। Cl, Br, I, F, ये सब को हम लोग जानते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो उसमें क्या करना है, सिर्फ O लगा देना है लास्ट में, तो हो जाएगा ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो। क्लियर। मतलब ये सब तो हम लोग को याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आ जाते हैं, इसको भी हम हटा दिए। ठीक है, ये वाला भी लिस्ट से हटा दीजिए, इसको हम लोग को याद नहीं करना है। ये वाला जाकर के जब नोट लिखेंगे वहाँ पे लगा दीजिएगा टिक कि किसको किसको हम लोग को याद करना है, क्योंकि यही सब हम लोग को क्या बार बार रिपीट होते रहेगा। उसके बाद ये जो OH माइनस होता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। OH माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या जानते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड में लास्ट में क्या आया, IDE, तो उसमें E को हटाकर क्या लगाते हैं ना, O। तो देखो क्या बन गया, हाइड्रोक्साइडो। क्या बन गया, हाइड्रोक्साइडो। तो ये भी वाला भी जो है, ये तो बचपने से हम लोग याद कर रहे हैं। क्या इसको याद करने की जरूरत है, बताओ। खाली रूल समझ में आ गया। अरे OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस, और माइनस कितना होता है, 1। अब इसके लिए जब नाम लिखेंगे लिगेंड के रूप में, तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेंगे, बल्कि E को हटाकर क्या लिखेंगे, O लिख देंगे, मतलब हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो। बताओ, याद करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद ये जो SO4 माइनस है, इसको भी बचपन से तुम लोग याद करते आ रहा है। सल्फेट, 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 सल्फेट। SO4 माइनस को क्या होता है, सल्फेट। SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। अरे ये सब हम लोग बचपन से रटे हुए हैं। तो अब हम लोग के दिमाग में आ गया कि अरे SO4 माइनस को क्या बोलते हैं, सल्फेट। सल्फेट, ATE, लास्ट में क्या करना है, E को हटा करके क्या लगा देना है, O। तो देखो हम लोग को क्या बन गया, सल्फेटो। क्या इसको भी याद करने की जरूरत है, बताओ। ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। अब उसी प्रकार से देखो PO4 माइनस। PO4 माइनस को हम लोग जानते थे फॉस्फेट। क्या नाम से जानते थे, फॉस्फेट। जैसे सल्फेट होता है उसी प्रकार से क्या होता है, फॉस्फेट। फॉस्फेट जान गए। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो आप भी जान गए। जैसे SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, PO4 के ऊपर कितना होता है, 3 माइनस। तो अगर चार्ज आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा सा चार्ज को याद कर लीजिए। लेकिन ये सब नाम हम लोग क्या कर लिए हैं, बचपन से ही जानते हैं कि PO4 माइनस को क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। तो यहाँ पे E को हटाकर क्या लगा दिया, O, तब हो गया फॉस्फेटो। बताओ, ये सब हम लोग को याद करने की जरूरत है, सो बताओ। उसी तरह से CO3 को हम लोग बोलते थे कार्बोनेट। क्या बोलते थे, कार्बोनेट। और कार्बोनेट, अरे नहीं पढ़े हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पढ़े हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होता था CaCO3। इसको चार्ज हम लोग कैसे बांट देते हैं, कैल्शियम के ऊपर +2, और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो उसी का ऑपोजिट 2 माइनस। क्या नहीं जान गया, CO3। देखो इसको बोलते थे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम को हटा दो, अब क्या हो गया, कार्बोनेट। वही कार्बोनेट अभी यूज हुआ है, देखो कार्बोनेट। बस कार्बोनेट में चार्ज कितना होता है, -2। अभी भी कितना, -2। अरे ये सब तो हम लोग बचपन से ही याद किए हैं यार, 9th 10th से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब बताओ, इसका नाम में हम लोग क्या करेंगे, ए में सिर्फ O लगा दिए। बताओ, याद करने की जरूरत हुआ नहीं। बस 1-2 बार याद करोगे, पढ़ोगे, बस दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ये सब बचपन में ही हम लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद ये जो NO2 है, ये NO2 को 2 तरीक़ा से दिखाया जाता है। एक NO2 ऐसा, और एक हम लोग दिखाते हैं पहले ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। क्योंकि इसमें देखते हैं तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लिगेंड के जैसा काम करता है, मतलब डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन। एक समय में देखो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन जब NO2 सिर्फ लिखा रहे तो इसका मतलब होता है नाइट्रोजन अगर पहले रहेगा तो इस समय देखो उसके पास डोनेट करने की क्षमता नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव भी हम लोग को डोनेट कर सकता है। और नेगेटिव किसके पास होता है, ऑक्सीजन के पास। और जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। जैसे उसका स्ट्रक्चर देखोगे NO2 का, तो इस प्रकार से दिखेगा ऐसा। क्लियर है। तो जब हम लोग नाइट्रोजन आगे रहेगा तो ये हम लोग को डोनेट करता है, उस समय ये हम लोग को डोनेट नहीं करेगा। लेकिन वही जब हम लोग को ये पहले लिखा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन। उस समय नाइट्रोजन डोनेट नहीं करता है। इसलिए NO2 को 2 तरीक़ा से दिखाया जाता है फॉर्मूला में। एक में नाइट्रोजन को पहले रख दिया जाता है और एक बार ऑक्सीजन को पहले। अगर ऑक्सीजन पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ आना कि अभी डोनेट कौन कर रहा होगा, ऑक्सीजन। तो इसलिए दोनों को बोलते हैं नाइट्रो। दोनों को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। बस लास्ट में हम लोग दिखा देते हैं कि कौन सा एटम वहाँ पर डोनेट कर रहा है। अगर
NO2 से लिखा है नाइट्रोजन पहले, इसका मतलब कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन पहले लिखा है तो कौन डोनेट कर रहा होगा? ऑक्सीजन। तो ये सिर्फ सैंपल को दिखाया जाता है कि कौन वहाँ पे डोनेट कर रहा है, दोनों को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। क्या बात दिमाग में समझ में आ गया ना, वहाँ पे बैठ गया ना। अब ये दोनों NO2 के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1। क्या होता है? -1, याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से SCN को बोलते हैं थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं? थायोसाइनेट। लेकिन साइनेट, अब यहाँ पे O लगाना पड़ेगा क्योंकि E को हटाना पड़ता है, तो E को हटा करके क्या लगा दिए? O। अब यहाँ पर भी दो चीज़ होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ क्या होता है? नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है? लोन पेयर। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। और जो सल्फर होता है, सल्फर के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी सल्फर के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे NO2 का केस में कि दोनों पास डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी, उसी प्रकार से नाइट्रोजन भी और सल्फर भी यहाँ पे डोनेट कर सकता है। तो अगर हम लोग को सल्फर पहले लिखा है तो इसका मतलब कौन डोनेट कर रहा है? सल्फर। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सल्फर। अगर नाइट्रोजन पहले लिखा है तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव नहीं, ये अपना क्या देगा? लोन पेयर। और यहाँ पे सल्फर क्या दे रहा था? अपना नेगेटिव चार्ज वाला से डोनेट कर रहा था, इसलिए यहाँ पे N और यहाँ पे क्या है? S। और दोनों का नाम क्या होता है? थायोसाइनेटो ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, उसके बाद अरे एक दिमाग में बैठा लोगे तो दोनों तो बैठ ही जाएगा। उसके बाद ये हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड से है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसको हम लोग एसीटेट के फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो कितना है? 2 को कार्बन, और 2 कार्बन का जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं वहाँ से, तो हम लोग को क्या बन जाता है? एसीटोटो। एसीटेटो। उसको हम लोग जैसे एसीटेट आयन बोलते थे। क्या बोलते थे? एसीटेट आयन। तो वहाँ पे हम लोग एसीटेट, ई को हटा करके क्या लगा देंगे? O। तो क्या हो जाएगा? एसीटेटो हो जाएगा। क्लियर आता है? उसके बाद C2O4, ये हम लोग को होता है ऑक्सिलेटो। इसका एक और नाम देखने को मिलेगा, या तो फिर C2O4 दिखेगा या फिर वहाँ पे OX2- दिखेगा, ऐसा करके। OX बैल वाला OX नहीं, OX का मतलब होता है ऑक्सिलेटो। क्या होता है? ऑक्सिलेटो। कभी कभी फॉर्मूला लिख देगा या फिर कभी कभी उसका ये शॉर्टकट तरीका लिख देगा, जैसे EN लिखता था ना, और PY पैरिडीन के लिए PY और इथाइलिन डायमीन के लिए EN। उसी प्रकार से ऑक्सिलेटो के लिए फॉर्मूला लिख सकता है या फिर क्या लिख सकता है? OX2- लिख सकता है। तो उसका मतलब भी समझ आइएगा। कभी भी C2O4 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सिलेटो, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। तो आपको याद क्या करना है? कौन क्या कहलाता है और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, बस यही हम लोग को क्या करना है? समझना है। उसके बाद CN को हम लोग जानते हैं साइनाइड, और उसी को जब उल्टा लिखते हैं N से, उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पर देखो, कार्बन के ऊपर से -1 मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। यहाँ पर भी कार्बन के पास नेगेटिव और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। तो जब हम लोग को CN लिखा रहता है तो उस समय साइनाइडो बोलेंगे। मतलब यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है? कार्बन। यहाँ पर भी दोनों डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी और कार्बन भी, लेकिन एक समय में एक ही डोनेट कर रहा है। अभी कौन डोनेट कर रहा है? जो पहले लिखा रहेगा। इस कंडीशन में कार्बन दे रहा है और इस कंडीशन में कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को हम लोग को याद कर लेना है, क्योंकि इसी में जितना 15 को यहाँ पे लिखा है, 15 में से एक तो डिलीट ही कर दिए, 14 हो गया। 14 में से हैलोजन फैमिली को हटा ही दो, तो कुल मिलाकर के देखा जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6-7 को ही नाम क्या करना है? याद करना है। बाकी उसके ऊपर चार्ज क्या है ये सारा कुछ देख लीजिएगा। इतना अगर याद है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका पूरा चुटकी में बन जाएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप कन्फ्यूज रहेंगे बार बार, देखो अब तो ये सोच के चलना कि आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा समय है नहीं भाई, तो अभी से आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब मास्टर आपके लिए इतना मेहनत कर सकता है, हम क्यों आप लोग को पढ़ाते? जो मेरा ऑफलाइन में बच्चे हैं उन लोग को पढ़ा करके छोड़ देते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग को जो झारखंड में जितने भी स्टूडेंट हैं जो पैसों की वजह से या फिर किसी भी कारणवश हम लोग को ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, और उन लोग जैसे हम भी अपने टाइम में क्या करते थे, इसी प्रकार से यूट्यूब वगैरह में सर्च करते थे, लेकिन कहीं मिलता ही नहीं था, कोई टीचर अवेलेबल ही नहीं थे जो हम लोग को अच्छा से गाइडेंस दे सके, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो वही सब हम लोग को जो कमी लगा, वही सब हम अभी आप लोग को पूरा करना चाह रहे हैं कि जो हम लोग संकट देखे थे वो आप लोग को देखना ना पड़े, ठीक है। तो जब आप लोग के लिए टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे 2-3 गुना आप भी मेहनत कीजिए, ताकि हम दोनों मिल करके अपना जो रिजल्ट होगा उसको बेहतर सुधार सके। बात को समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे अगर इस सब जो बता रहे हैं कि कैसे कैसे याद करना है, क्या हम लोग को याद करना है, कहाँ पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, फिर इसको इग्नोर करेंगे तो 2 महीना क्या, आपको 2 साल भी अगर दे दिया जाए तब भी आप रिजल्ट को बेहतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मेरे कहने के अनुसार अगर चलेंगे, उसका 2 महीना क्या, इसी में अब ऐसा लगेगा कि आप साल भर का मेहनत कर लिए। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इस प्रकार से फोकस करते हुए चलेंगे तो आपका रिजल्ट 100% मतलब अच्छा ही बनेगा, बता दे रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे हम लोग को याद करना है। सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखें, किसको क्या बोलते हैं, किस तरह से उसको कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद अभी देखो कटायनिक मतलब कि हम लोग अनायनिक देख लिए, इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखें क्या चीज़,
हम लोग अभी देखने गए क्या चीज़, न्यूट्रल। न्यूट्रल में 2 कंडीशन था जिसमें 7 गो नाम आ गया, क्लियर है। अब हम लोग के पास एक बचा है क्या चीज़, कटायनिक। क्या चीज़ है, कटायनिक। कटायनिक में 2 को हम लोग को पढ़ना है, दोनों अभी बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कटायनिक वाला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, कटायनिक वाला हम लोग को बहुत कम देखने को मिला, एकदम बोलो ना के मात्रा में। इसको अगर याद भी नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि जब पढ़ना है भैया तो पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या गारंटी है कहीं अगर वैसा क्वेश्चन फंस गया तो। लेकिन पहले ही बता रहे हैं कि जितना हम लोग एग्जाम्पल को देखने वाला है ये सब बहुत ही ना के मात्रा, मतलब बोलो कि 0.111% हम लोग को यूज होने वाला है। ठीक है, बाकी हम लोग इसको अगर स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कटायनिक लिगेंड अच्छा बोलते किसे हैं कि वैसा लिगेंड जिसके पास लोन पेयर हो और साथ ही साथ वहाँ पे क्या मौजूद हो, पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि देखो लोन पेयर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको लिगेंड ही क्यों बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो उसको लिगेंड क्यों बोलेंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर हम लोग सभी के पास दिखेगा, जैसे यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास दिखेगा और यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो हम लोग नाइट्रोजन के पास दिख ही रहा है। जब हम लोग को NH2 NH3 दिखेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पर एक लोन पेयर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम आयन बोलते हैं। उसके बाद NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो देखो NO2 हम लोग देखें, NO2 नेगेटिव, NO2 प्लस भी होता है। अगर NO2 प्लस रहा तो उसको भी नाइट्रो ही बोलते हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग को क्या लग जाता है, नियम लग जाता है, NIUM, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। उसी तरह से NO हम लोग वहाँ पे देखे थे नाइट्रोसेल। क्या जो बोले थे, नाइट्रोसेल। अरे बोले थे कि नहीं बोले थे, जिसको हम लोग नाइट्रोसो जो बोलते थे उसको हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग देखे थे न्यूट्रल वाला में क्या चीज, नाइट्रोसेल। तो उसी प्रकार से अभी देखो NO, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उस समय उसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या चीज बोलते हैं, नाइट्रोसो। जैसे नाइट्रोसो तो होता था, लास्ट में हम लोग को क्या लगाना है, NIUM, इसलिए यहाँ देखो नाइट्रोसो, अरे लास्ट में क्या लगा हुआ है, नियम। तो अब हम लोग को ये जो 3 गो है पहले बता दे रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा फोकस कीजिएगा न्यूट्रल और किसमें, अनायनिक में। क्लियर है यहाँ तक। न्यूट्रल और अनायनिक से ही हम लोग को पूरा, और आपका बोर्ड एग्जाम में भी जो पूछेगा वो अनायनिक और न्यूट्रल ही देखने को मिलेगा, कटायनिक देखने को एकदम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, 3 गो एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा, इसका हम लोग यूज नहीं के बराबर करने वाले हैं। क्लियर है। तो ये था हम लोग लिगेंड के बारे में जाने। लिगेंड का ही यहाँ पे रोल है बहुत बड़ा। अगर लिगेंड के बारे में आपका कोई भी नॉलेज नहीं है तो वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसके ऊपर लोन पेयर कहाँ रहता है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर ये सब का कंसेप्ट नहीं पता है तो एकदम आगे कुछ नहीं आपसे होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, अभी पढ़ाने का हम आगे और भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग को पढ़ना है डेंटिसिटी। क्या पढ़ना है, डेंटिसिटी, कि कोई भी लिगेंड कितना अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। उसी से जब डेंटिसिटी को पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे, और उसी में हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट साथ साथ निकालते जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक लेक्चर उसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग को DPP मिलेगा, उसी के माध्यम से आप भी क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम लोग देख लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर, अगला लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लेक्चर बचेगा जहां से हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। उसके बाद नाम लिखना सीख जाएंगे। उसके बाद एक लेक्चर बचेगा क्या चीज़ के लिए, IUPAC मतलब कि आइसोमेरिज्म के लिए। क्लियर हो जाएगा, बस चैप्टर खत्म। कितना आसान लगेगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोग चाहें तो आगे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब याद करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो कैसे याद करना है, किसको किसको याद करना है, हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग से पूरा काम बन जाए। देखिएगा ना, जितना भी हम लोग को NCERT में सवाल दिखने को मिलेगा वो सारा कुछ आप चुटकी में निकाल दीजिएगा। और बता दे रहे हैं, जैक बोर्ड हम लोग को कहीं भी बाहर से सवाल पूछने वाला नहीं है। अगर आप NCERT बुक को सॉल्व कर लिए, इसका मतलब उससे हट के एक भी सवाल वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी हम तो हैं ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल यहाँ पे करवाते रहेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पीछे वाला भी आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, और ये एहसास हो रहा होगा कि जो आप पैसा दे करके इंस्टीट्यूट कॉलेज में जो पढ़ते थे वहाँ से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बेहतर जरूर मिल रहा होगा सीखने के लिए। पता नहीं सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप कमेंट करके जरूर हमें बताने की प्रयास कीजिएगा कि सच में कुछ यहाँ पे इफेक्टिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ यहाँ पे अलग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, केमिस्ट्री थोड़ा आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा हम जरूर उसको देखेंगे। ठीक है, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जैसा कि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मेरा भी कुछ यहाँ पे इच्छा यही है कि हम ये जो फैमिली है, जैसे अभी बहुत कम स्टूडेंट को हम पढ़ा पा रहे हैं, तो आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि एक बहुत ही बड़े मतलब लेवल
लेवल में स्टूडेंट को पढ़ावे, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे फैमिली एक बड़ा हो पाएगा। और ये बड़ा कब होगा, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करने के लिए बस आपसे यही अनुरोध रहेगा कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। जितना पे आपके पास ग्रुप वगैरह हो जहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हो, तो उन लोग के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी यहाँ पे जुड़े और हमारा फैमिली थोड़ा बड़ा हो सके, और हम लोग का जो रिजल्ट होगा वो भी टॉप लेवल का देखने को मिले। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट जितना से जितना ज़्यादा हो सके हम बेहतर बनाने के यहाँ पे पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इसी प्रकार का प्यार दिखाते रहिए, हम भी आपके लिए इतना मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। यही उम्मीद के साथ यह लेक्चर्स को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।